रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा है या साजिश है? क्या इजराइल ने ईरान से बदला लिया है? और क्या रईसी की मौत थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट मानी जाए? एक बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत मिडिल ईस्ट में उथल पुथल ला सकती है। मुस्लिम देशों का अब्बाजान कहा जाने वाला ईरान गम में डूबा है। हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति रईसी की मौत से ईरान अंदर तक हिल गया है। हादसा अजरबैजान और ईरान की सीमा पर हुआ, जहां खराब मौसम की वजह से रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर काफिले के 2 हेलीकॉप्टर कैसे सुरक्षित रहे और रईसी का चॉपर क्रैश कैसे हुआ। इन तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए। अजरबैजान का दुर्गम पहाड़ी इलाका जंगलों से भरा, हर तरफ घना घुप कोहरा। इनके बीच से 3 ईरानी हेलीकॉप्टर गुजर रहे थे, तभी रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित निकल गए। बस यहीं से शुरू होती है साजिश वाली बात। इजराइल के खिलाफ हमास की हिमायत करने वाले देशों में ईरान का नाम सबसे ऊपर है। चाहे तुर्की हो, लेबनान हो या यमन, इराक हो या सीरिया, सभी ईरान की बादशाहत पर यकीन करते हैं। हमास के हैवान तो ईरान के कसीदे पढ़ते नहीं थकते। ऐसे में हेलीकॉप्टर हादसा और राष्ट्रपति रईसी समेत 9 लोगों की मौत कई सवालों को जन्म देती है। शक की सुई मोसाद की तरफ भी घूम रही है। इजराइल का माना जाता है और जाना जाता है और पता भी है कि इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में और ईरान इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है। एज रिगार्ड्स टू टेक्निकल स्नैग इज कंसर्न, उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता और ना ही एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी को। लेकिन एज आई सेड, इट्स टू अर्ली टू हजार्ड अ गेस। स्टैटिस्टिकली आप देखें तो प्रेसिडेंट वर्ल्ड ओवर जो जहाज है उनके टेक्निकल स्नैक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। और ये हेलीकॉप्टर जहां से फ्लाई कर रहा था वो इलाका वेदर वाइज थोड़ा सा ट्रेचरस है, माउंटेनस टेरेन है, डेंस फॉरेस्ट है और फॉग कल था, तो प्रोबेबली इट कुड बी बिकॉज ऑफ बैड वेदर। क्या हेलीकॉप्टर हादसा महज एक हादसा है या फिर इसके पीछे ईरान के किसी दुश्मन का हाथ है? ये सवाल गहराता जा रहा है। कई सवालों के बीच दुनिया भर के देश इस घटना पर मंथन कर रहे हैं। सवाल है, राष्ट्रपति रईसी की मौत से ईरान हिल गया। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर सवाल उठने लगे। सवाल ये है कि क्या ये हादसा किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? इजराइल और ईरान दोनों कट्टर दुश्मन हैं। पश्चिमी देशों से भी ईरान के संबंध तल्ख हैं। साथ ही ईरान हमास का हिमायती भी रहा है। हमास और इजराइल के बीच भीषण युद्ध छिड़ा है, लिहाजा शक की सुई इजराइल की तरफ घूम रही है। खराब मौसम में हादसे का दावा किया गया है, लेकिन इसी खराब मौसम में 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित निकल गए और सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में रईसी समेत 9 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ईरान के विदेश मंत्री भी शामिल हैं। पिछले महीने 13 अप्रैल की रात ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइलें दाग दी थी। उसी वक्त इजराइल ने बदला लेने की ठान ली थी। तो क्या ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा है या फिर किसी साजिश का हिस्सा? क्या हमास को पालना पोसना ईरान को भारी पड़ा? क्या मिडिल ईस्ट में दादागिरी ईरान को भारी पड़ गई? क्या ये इजराइल का सीक्रेट बदला था? इन तमाम सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ रविंद्र सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट और जेके त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। के सिन्हा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये इजराइल की साजिश है?
विवेक, जय हिंद। जय हिंद, सर। देखिए, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर में ही है जो हम अभी बहस कर रहे हैं, जो कि जी। साजिश और हादसा के ऊपर में। तो आज ये लेके चलिए, और सबसे अच्छी डिस्कशन ये होती है, सबसे अच्छी जो हमारी रिसर्च जब होती है, जब आप 50-50% दोनों तरफ डालते हैं और फिर उसके एनालिसिस करते हैं और उसके जितने भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को आप कोट करेंगे। हम साजिश की जब बात करते हैं तो साजिश देखिए, पूरे वेस्ट एशिया में जो तकरीबन 7 साल से जो शांति थी, वो शांति भंग होती है 7 अक्टूबर के बाद। और जिस तरह से एक शैडो वॉर, एक प्रॉक्सी वॉर, और फिर खुलकर खास करके 1 अप्रैल में जब दमास्कस में आपके आईआरजीसी के कमांडर को और कुर्द फोर्स के कमांडर को मारते हैं, और उसका रिटेलिएशन 14 दिन बाद होता है, 14 दिन बाद करता है ईरान। तो एक शैडो वॉर से, प्रॉक्सी वॉर से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती है और उसका रिटेलिएशन इजराइल करता है। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप देखिए, मगर बहुत कम तरीके से। मगर उसका सिंबॉलिक कहां था? इस्फहान में जहां पर हुआ, वो आपके परमाणु को लेकर के होता है। दूसरी जो हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, इसके पहले बहुत सारे उनके कमांडर्स, उनके लीडर्स मारे गए हैं। कासिम सुलेमानी आपको 2020 से चल रहा है, टॉप लीडर्स हैं। रैपिड ड्रोन से उनको इराक के अंदर में अमेरिका मारता है और खुल के कहता है कि हमने मारा है। तो मौसम फकीरजादा, जो उनके टॉप साइंटिस्ट थे, जो कि पूरे वेपन सिस्टम को बनाने में थे, उनका भी किलिंग केवल ईरान के अंदर में होता है और उसमें सैटेलाइट की कम्युनिकेशन के द्वारा और एक रिमोट एमएमजी से उनको मार दिया जाता है। वो सब एक बहुत बड़ा हादसा था उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में। दूसरे इसको आपको जोड़कर देखिए, ये कहता है कि आफ्टर ये 17 जब अप्रैल के बाद जब ईरान ने वहां पर उसका काउंटर किया था, तो उसके बाद कहता है कि 7 दिन के अंदर ही 60% उनकी रीचमेंट हो चुकी है। उनके वेपन ग्रेड के लिए 90, वो जो कि बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि बंदर अब्बास का इलाका जो ईरान के अंदर में है, वहाँ बहुत बड़ा यूरेनियम का खान है। उसकी जो एक्चुअली इनरिचमेंट है 18% मोर देन एनी अदर यूरेनियम। तो ये तो कहते थे 3 बम तो शायद उन्होंने कर भी लिया है या करने वाले हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले थे। इस समय ये घटना, क्योंकि वॉर सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन के अंदर में इब्राहिम रईसी का मारा जाना, उनके फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर बहुत बड़ी कड़ी थे, हुसैन अमीर अब्दुल्ला जो ईमान हैं, उनका मारा जाना एक ही चॉपर के अंदर में। बेल का एक चॉपर 212 अजरबैजान में जाना 14 तारीख को, यदि आप देखेंगे 14 अप्रैल को, तो अजरबैजान और मोसाद के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है, क्योंकि जब उन्होंने किया था उसके बाद उस पर नजर रखने के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस और प्रोबेबिलिटी को आप देखेंगे तो बहुत बड़ी, आप 50-50% पे देखेंगे कि इसका पलड़ा, जो एक साजिश की पलड़ा भारी हो जाती है। उसके बाद अमेरिका, क्योंकि ईरान अनस्टॉपेबल हो गया था वहां पर पूरे अरब देश में, इवन पर्शियन गल्फ में और अरब के बीच में, जो पर्शियन और अरब की डिवाइड है, सिया सुन्नी डिवाइड में, बहुत सारे उनके एलिमिनेट। आज ही ईरान के ऊपर में बहुत संख्या में लोग उसको जश्न मना रहे हैं। तो ये अंदरूनी हो सकता है। यूके के अंदर में वहां की ईरानी लेडीज जश्न मना रही हैं। तो देखिए, इसके ऊपर में आप इसको कहेंगे कि नहीं, सारे हादसाओं को, हादसा ये होता है। और क्यों आप बेल 212 45 इयर्स ओल्ड एक मशीन को आप यूज करते हैं जो अमेरिकन है? और क्या कारण था? इनको अजरबैजान के बाद इनको आर्मेनिया जाना था, और जो इनके फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, उसको नेक्स्ट डे उनको जाना था, वहां पर एससीओ का समिट था, और उनको जाना था काजाकिस्तान। तो ये जो चीजें हैं, और क्या चीज पक रही थी, तो इसमें एलिमिनेशन में तो इसका कहीं आपको साजिश का पलड़ा भारी दिखाई देता है। 100% आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया के सिन्हा सर। आपने बताया कि क्या प्रोबेबिलिटी और किस तरह से टाइमलाइन चली है अभी तक। मुझे लगता है इससे काफी हद तक चीजें क्लियर हुई। संजय सोई सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये कॉन्स्पिरेसी है, जिस तरह से के सिन्हा सर इशारा कर रहे हैं कि एक बहुत 2020 से ही इसकी लगभग शुरुआत हुई थी, हालांकि मामला तो बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन जो प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई है 20 के बाद, क्या वाकई से एक साजिश का पलड़ा इसमें भारी दिखता है आपको भी सर? नहीं विवेक जी, ऐसा है कि जिस तरह से समय में हालात चल रहे हैं, वाकई में मैं इस चीज को समझ सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये साजिश भी हो सकती है, नेचुरल कॉज भी हो सकता है, टेक्निकल फ्लॉ भी हो सकता है। तीनों ऑप्शन आज इस समय में हमको ओपन रखने पड़ेंगे, तभी हम एक तरह से सही एनालिसिस पे आ सकते हैं। क्योंकि उस समय ये भी हम जानते हैं मौसम बहुत खराब था, और हमने और भी कई
एक्सीडेंट देखे, चाहे हमारे सीडीएस रावत जी का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी मौसम की वजह से पहाड़ी इलाके में हुआ था। तो और भी कई हेड ऑफ स्टेट्स के मारे जा चुके हैं इन द पास्ट एयर एक्सीडेंट्स में। तो एक वेदर की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब बहुत घनी धुंध होती है, मैं जब अल्टीट्यूड में, हमने ऐसे इलाकों में नौकरी की है, तो एक वाइट आउट कंडीशन अचानक आ जाती है, पूरा आपको 2 मीटर भी नजर नहीं आता है। तो ऐसे में आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, और अगर जमीन से मिला के चलने की कोशिश करे तो वो क्रैश हो सकता है। एक तो वो ऑप्शन हो गया। दूसरा, जैसे कि अभी जनरल सिन्हा बता रहे थे, मैं मानता हूँ कि बेल जो बहुत पुराना हेलीकॉप्टर है, अमेरिका बनाता था, बाद में कनाडा ने बनाना शुरू किया, और जो कि इसके पास इतने लेटेस्ट एवियोनिक्स नहीं है, दूर तक वेदर को ठीक तरीके से एंटिसिपेट करने वाला, ग्राउंड के ऑब्स्टिकल्स को जज करने के सिस्टम्स इतने आधुनिक नहीं होंगे जो कि एक राष्ट्रपति के पास होने चाहिए, जिस प्रकार के राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर है। और सैंक्शंस की वजह से इन्हें ओरिजिनल पार्ट्स मिलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से पिछले 3-4 सालों में इनके काफ़ी क्रैशेस भी हुए हैं। तो ये दूसरा तकनीकी कारण हो सकता है। और तीसरी बात, जो साजिश वाली बात है, कि हम जानते हैं कि इजराइल के पास क्षमता है, जैसे जनरल सिन्हा ने बताया कि इनके कई साइंटिस्ट को मारा, जनरल्स को मारा, अभी दमस्कस में रिसेंटली मारा, तो उनके पास विल पावर भी है, क्षमता भी है, दोनों करने में इजराइल सक्षम है। पर क्या वो अभी ये करेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो रईसी जो है काफ़ी कट्टरवादी थे, और खुल के हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, इन तीनों ने जो ईरान की बैकिंग के साथ इजराइल की नाक में दम किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से झटका देकर, एक वैक्यूम क्रिएट करके वो सोच रहे हो कि एक अगला जो आएगा वो किस प्रकार का होगा, एक नए तरीके से शुरुआत होगी। क्योंकि रईसी माना जाता है कि बहुत पहले जब ईरान इराक वॉर के बाद भी हजारों लोगों को तो इसने फांसी की सजा दिलवाई थी, तो काफ़ी रूथलेस था और इस चीज़ में खुल के सपोर्ट दे रहा था। तो इजराइल को वहाँ भी एक तरह से कांटे की तरह लग रहा था कि इसको कांटे को किस तरह से निकाला जाए। तो तीनों ही ऑप्शन मेरे हिसाब से अभी ओपन हो सकते हैं, विवेक जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं, ये हादसा भी हो सकता है, ये साजिश भी हो सकती है, या फिर कोई टेक्निकल इशू भी, मौसम वेदर का और टेक्निकल इशू का भी मामला हो सकता है। रॉबिन सर के पास जा रहा हूँ, जेके त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रॉबिन सर, आपके हिसाब से फिलहाल क्या अभी आपको लग रहा है, अभी तक के बैठे, चूंकि हम लोगों ने सुबह 9 बजे हम लोग इस मामले को लेकर बैठे थे, और तब भी आपने हमारे बीच ये डिस्कस हुआ था कि वेदर एक एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन सिन्हा सर और सोई सर जिस तरह से कह रहे हैं कि इसमें कॉन्स्पिरेसी की बात को भी रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता है। थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वेदर हो सकता है, टेक्निकल फेलियर हो सकता है, जैसे जनरल सोई बता रहे हैं कि स्पेयर पार्ट्स सब स्टैंडर्ड वगैरह लगे हों, और तीसरा है कॉन्स्पिरेसी। जो भी हो, परंतु एक बात तो अब है कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी हमेशा रहेगी, क्योंकि देखिए इस एक्सीडेंट का चाहे जो भी आप प्रूव कर लो, इरानियन एजेंसीज जाके और बेल के भी मानो इंजीनियर्स आकर के इन्वेस्टिगेट करें और बोले जी ये तो वेदर के कारण ही क्रैश हुआ था, मान लेंगे कुछ लोग, बट बहुत सारे लोग हैं जो होता ना, एक बार शक बैठ गया है, वो इस शक को हमेशा लेकर के चलेंगे कि ये जो हादसा हुआ है ये इजराइल ने करवाया है। ओके, कॉस्ट चाहे जो भी रहेगा, बट एक तबका रहेगा, एक कंपोनेंट रहेगा मिडिल ईस्ट में, खासकर ईरान के अंदर भी, खासकर जो ये कहेगा कि ये इजराइल ने कराया, दैट्स वन। सेकेंडली, कॉन्स्पिरेसी या इजराइल का हाथ होने के पीछे एक आध और रीजन भी हो सकता है। देखिए, इन अ वे, नॉट इन अ वे, एग्जैक्टली नेतन्याहू गाजा में फंस गए हैं, वहां से वो अपनी वॉर को डिस्ट्रैक्शन भी करना चाहता है कि जब तक मैं गाजा में जो करना है कर लूं, राइट। उसी के चलते उन्होंने ईरान के साथ टेंशंस बढ़ाई थी। अभी परसों ही नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट के एक मिनिस्टर ने कहा है कि 8 जून तक नेतन्याहू एक गाजा का प्लान बताए, नहीं तो मैं सरकार छोड़ रहा हूं। तो पॉइंट इज, नेतन्याहू अंडर बहुत ज्यादा प्रेशर है। हो सकता है यस, निकालना था, एलिमिनेट करने के प्लान्स इनके पास थे, पर नेतन्याहू को ये लगा कि ये वक्त है, इस समय अगर हम इस हादसे को अंजाम दे देंगे तो वॉर की पूरी डायनेमिक और पूरा डायमेंशन एंड एवरीथिंग चेंज हो जाएगा, और मेरी कैबिनेट मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि होगा भैया नया खतरा है, देखो रईसी मर गया तो ईरान फिर किसी भी वक्त हमें अटैक कर सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की हम सोचे या बात करें, तो चाहे ये थोड़ा एज पर होगा,
बट यस इट कैनॉट बी रूल्ड आउट कि नेतन्याहू भाई अल्टीमेटली इस ऑपरेशन को ओके तो नेतन्याहू देगा ना, तैयारी उनके पास जब से है, कैपेबिलिटी है, कब करना है इस तरह की को एग्जीक्यूट, तो ये टाइमिंग नेतन्याहू के हिसाब से मेरे ख्याल से फायदेमंद है फॉर नेतन्याहू हिमसेल्फ। तो ये भी एक एलिमेंट ऐड करता है कि इसको अंजाम जो कि कॉन्स्पिरेसी कहें या जो भी कहें, जो थर्ड लेग है कि वेदर था या टेक्निकल फॉल्ट थी या इजराइल द्वारा ये करा गया है, तो ये अगेन और वंस अगेन मल्टीपल थिंग्स हैं। 3 एयरक्राफ्ट थे, उनमें से एक गिरा, एक मरा, बाकी 2 निकल गए, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये क्लाउड रहेगा हमेशा कि ये जो हादसा हुआ इसमें इजराइल का हाथ था। ये बात तो जरूर पूछा जाएगा, सवाल जरूर पूछा जाएगा, बात जरूर उठाई जाएगी कि 3 हेलीकॉप्टर्स में 2 सेफ रह गए और 1 वेदर की चपेट में कैसे आ गया। जैसे त्रिपाठी सर, आपको लगता है वेदर एक बड़ा एस्पेक्ट है या फिर इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी एक बड़ा एस्पेक्ट है जिस पर हमारे तीनों पैनलिस्ट भी जोर डाल रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से विवेक जी, कॉन्स्पिरेसी की बात जो है वो बड़ी एस्पेक्ट है, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि 3 में से 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत उतर गए, तीसरा जिसमें कि वीवीआईपी बैठा हुआ था वो नहीं उतरा। कायदन होता यह है कि जब एक से ज़्यादा प्लेन जाते हैं, वीवीआईपी का जो प्लेन होता है किसी भी देश में उसकी पूरी तरह से पुख्ता उसकी टेक्निकल जांच होती है, उसको पूरी तरह से जब तक फिट नहीं पाया जाता तब तक वो प्लेन नहीं उड़ाने दिया जाता। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, तो इससे ये लगता है कि हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, इससे किसको, इजराइल का इसमें अगर किसी भी देश की कोई भी कॉन्स्पिरेसी होती तो कॉन्स्पिरेटर्स के लिए 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला ये होता है कि उसकी कैपेसिटी कैसी है कॉन्स्पिरेसी करने की, दूसरी ये कि उसका इंटेंशन क्या है, तीसरा ये कि उसको फ़ायदा कैसे है। अब आप इज़राइल को देखें तो इज़राइल की कैपेसिटी, जैसे और लोगों ने कहा, इज़राइल की कैपेसिटी तो है, क्योंकि इज़राइल मोसाद ने कई ऐसे ऑपरेशंस किए हैं और यहाँ तक कि सीरिया में दमस्कस में ईरानियन कंसुलेट को पूरा उड़ा दिया, तो कैपेसिटी तो है। अब इंटेंट या इच्छा जो है वो भी बिल्कुल है, क्योंकि इज़राइल ये चाहेगा कि ईरान अभी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पर ना पहुंच पाए, और ये देख लीजिए कि रईसी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के लिए भी काफ़ी काम किया था उन्होंने। और तीसरी चीज़ कि फ़ायदा, तो देखिए इज़राइल को भी फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अब इज़राइल ने एक ही झटके में राष्ट्रपति को और विदेश मंत्री को ख़त्म करा, हेड ऑफ सिक्योरिटी भी थे सर उसमें। हाँ, हेड ऑफ सिक्योरिटी, उनको ख़त्म करा दिया। अभी जो सर्वोच्च लीडर हैं खमनेई, वो 85 साल के हैं, उनके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, कब तक जिंदा रहेंगे। तो अब एक तरह से पावर वैक्यूम हाईएस्ट लेवल पे हो गया है, तो वो कराने से ये तो फ़ायदा होगा कि एक तरह से उहापोह की स्थिति। अब इसके साथ आप देखिए, इसके साथ दूसरे और कॉन्स्पिरेटर्स भी लग गए होंगे जो वहाँ ईरान में ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, जो सरकार से असंतुष्ट हैं, जिनमें से 30,000 से ज़्यादा को रईसी ने, जब वो न्याय मंत्रालय के प्रमुख थे तब उन्होंने सबको सज़ा सुना दी, मौत की सज़ा सुना दी थी। तो आप ये सोचिए कि ऐसे में अमेरिका को भी फ़ायदा है, क्योंकि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इसका ह्यूमन राइट्स का झंडा बरदार मानती है अपने को, और ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन करे अगर उसको ख़त्म कराया है क्लैंडस्टीन, उससे टैसिट तरीके से, तो इसमें अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका, मोसाद और वहाँ जो डिससेटिस्फाइड एलिमेंट्स हैं उन्होंने मिलके कुछ ऐसा कर दिया मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि आपने एक चीज़ देखा होगा, मुझे याद आता है 17 अगस्त 88 जब जियाउल हक का विमान जो है वो मिड एयर में क्रैश हो गया था। कहते हैं कि आमों की टोकरी, जो उनको आमों की पेटियां दी गई थी, उसमें बम रखा हुआ था। तो जब एक पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के राष्ट्रपति के साथ हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ये भी सबोटाज का कहीं मामला होगा ही जरूर। जी, ये तो अब मुझे लगता है कि जांच का विषय, लेकिन जैसा कि रॉबिन सर बता रहे थे कि कई बार जो इंटरनेशनल जो डायस्पोरा है और ये जो इस तरह के केसेस रहे हैं, इसमें कभी भी चीज़ें बहुत खुलकर सामने नहीं आती। चाहे लाल बहादुर शास्त्री का मामला आप ले लीजिए,
चाहे जनरल विपिन रावत का मामला आप ले लीजिए, ये सब हादसे की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बहुत बार कहा जाता है कि इनके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तो शायद ये मामला खुल पाएगा, इस पे ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल और जल्दबाजी में भी होगा। लेकिन सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल अगला ये है कि इसके आउटकम क्या होंगे? क्या मिडिल ईस्ट वर्सेस वेस्ट वर्ल्ड फिर से देखने को मिलेगा? जो सवाल मैंने आज के डिबेट की शुरुआत में मेरे व्यूअर्स के सामने, दर्शकों के सामने रखा कि क्या एक ये वॉर सिचुएशन को एस्केलेट कर सकता है? विवेक, अभी का सवाल आपका बहुत ही पहना और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, थ्योरी कुछ भी आए, कुछ भी हो, ये रियलिटी है कि आज के दिन में जो उनके टॉप लीडर्स हैं या टॉप उनके कमांडर्स हैं, वो नहीं है जमीन में, जिसके अंदर में फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, उसमें हेड ऑफ सिक्योरिटी है। उसके पहले भी जितने IRGC के कुर्द कमांडर, जो टॉप कमांडर्स हैं, मारे गए हैं। तो ये तो है ही, जमीनी ये हकीकत है। अभी आपने जो सवाल किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा, क्या प्रदेश बदलेगा, क्या चीजें होने वाली है। देखिए, ईरान का न्यूक्लियर होना, अदरवाइज इसमें केवल रशिया चाहता है या चाइना चाहता है या ईरान चाहता है। दूसरे देश इंक्लूडिंग वेस्ट एशिया में कोई नहीं, कोई नहीं ईरान को चाहता है कि वो परमाणु क्षमता वाला देश बने। इसलिए यदि रईसी जाते हैं, जहां पर पाकिस्तान और ईरान के बीच में, देखिए इकट्ठे कट्टर हैं, उनके बीच में मिसाइल का आदान प्रदान हुआ था कुछ दिन बाद, और वो पाकिस्तान में लैंड कर जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा $2 बिलियन का है, हम $10 बिलियन का कर देंगे आपके साथ में। तो वहां पर कहीं ना कहीं वो तार है, जो लास्ट मिनट तार है, जो आपके परमाणु शक्ति का, क्योंकि उनके पास आज एक ही मुस्लिम देश है, वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान इसको करना चाहता है। तो इसको भी आप जरा बारीकी में रखिए अपने मद्देनजर कि क्या हो गया रईसी साहब को कि पाकिस्तान पहुंच गए इसी दौरान, जबकि वहां पर मिडिल ईस्ट में आपका सवाल क्या है? आपका सवाल है कि क्या होगा मिडिल ईस्ट। देखिए, मिडिल ईस्ट को मैं अकेला नहीं देखता स्टैंड अलोन में। जब आप ट्रांस अटलांटिक लोग लेते हैं, जो यूरोप की बात होती है, जिसमें रशिया है, उसके बाद वो बाल्टिक ब्लैक सी से होता हुआ, बाल्टिक सी से होता मेडिटेरियन में उतरता है। तो ये एक शिफ्टिंग ऑफ ग्रेविटी है, जिसका अभी आप धीरे धीरे देखिए, क्योंकि इंडियन आर्मी भी इसमें, इंडियन नेवी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, और जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, तो इंडो पैसिफिक में ये आप यदि देखेंगे तो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को हम जब आकलन करते हैं, तो यही पैटर्न बनता है। मेरे अनुसार 2 पैटर्न है। एक ये पैटर्न है जिससे मैं आपको, एक है फार ईस्ट, रशिया के फार ईस्ट से होता हुआ और जो हुर्ली आइलैंड से होता हुआ आप साउथ चाइना सी में आए, तो ये पैटर्न होना ही है। ये आप दोनों लीजिए, क्योंकि यही आज का परिदृश्य है, आज का स्ट्रेटेजिक इसको मूवमेंट कहते हैं। तो इस मूवमेंट के अंदर में एक एलिमेंट जो कि अब ऑल ऑफ अ सडन काफी पावरफुल हो गया था। देखिए, अब्राहम अकॉर्ड के बाद, अब्राहम अकॉर्ड में ऐसा लगा था कि मिडिल ईस्ट शायद अच्छा हो जाएगा, इसमें जो अरब वर्ल्ड है और जो इजराइल है और इवन ईरान, चाइना कूद पड़ा था, उन्होंने ही करवाया था ईरान और इजराइल के बीच में और इवन सऊदी अरेबिया के बीच में एक समझौता हो जाए। और ये एक साजिश के तहत हुआ था। ये ऐसा नहीं $400 बिलियन दे करके ईरान को अपने पर्दे में लाया है उन्होंने, वहां पर भी रशिया ने भी इनको लाया है, जो एक खेमा बन रहा था, एक बहुत बड़ा खेमा, और वो फ्रंटलाइन स्टेट है। वो नहीं है कि डायरेक्ट वो रशिया वाला नहीं है कि चाइना खुद आ रहा है, ये एक फ्रंटलाइन स्टेट जो कि इसी तरह जेलेंस्की कर रहे थे, ये पागलपने के अंदर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, 1979 के बाद डायरेक्ट ईरान अटैक करता है इजराइल के ऊपर में, कितना भी प्रोवोकेशन हो, और उसको कहता है इजराइल को मत आके, उनके पास 80 परमाणु वेपन्स डिक्लेयर्ड हैं, और उसके अलावा 200 बोलते हैं आजकल भी आकलन है। और उसने कसम खाई है अमेरिका के साथ कि ईरान को हम परमाणु संपन्न नहीं होने देंगे। तो ये सारा चीज, और त्रिपाठी जी जो साहब बता रहे थे, यदि उनको लेंगे और जो मैंने बात बताई है, तो आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा कि ये साजिश की जो कड़ी है उसको आप नकारा नहीं कर सकते। नहीं, उसको तो क्या आपको रखना पड़ेगा। वॉर सिचुएशन में तब्दील होता हो आप इसे देख रहे हैं सर? सिचुएशंस, हाँ, देखिए, वो तो यदि पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है, उनके पास IRGC का कमांडर नहीं रहा, उनके पास जो कतईब हिजबुल्लाह का कमांडर्स नहीं है, जो उनके नहीं, ऐसे नहीं होता कि आप वो केवल सैनिकों के साथ आप कर लेंगे। अदर देन हुती, हिजबुल्लाह खत्म होने के, लीडरशिप खत्म होने के, उनके जो फाइटर्स हैं, भले ही वहां वो बच गया होगा नजरुल्लाह,
मगर बात यह है, और अभी एक चीज बात बोली जा रही थी कि कहीं फंसा हुआ है इजराइल। कि देखिए क्या बात हो रही है, क्यों उनका डिवाइडेड है, कैबिनेट डिवाइडेड है। वो कहता है पोस्ट गाजा क्या उसको मिलिट्री करेगी, जो कि नहीं चाहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, क्या सिविलियन आएगा पैटर्न, उसके ऊपर में स्टैंड ऑफ है। तो चीजें बदल रही हैं। बोलते थे राफा का नहीं होगा, राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है, शुरू हो गया, बिल्कुल चीजें बदल रही है बहुत तेजी से। सिरा सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं यही सवाल लेके संजय सोई सर के पास जा रहा हूं। सोई सर, आपको लग रहा है कि वॉर सिचुएशन अब बहुत तेजी से एस्केलेट हो गए? वॉर सिचुएशन तो बना हुआ है मिडिल ईस्ट वर्सेस इजराइल और वर्सेस वेस्ट वर्ल्ड में, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ एक मुल्कों को छोड़ दिया जाए। हाँ, वो कैपेबिलिटी अभी खाड़ी देशों के पास उतनी लेवल की नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके बगैर चाइना और रशिया के सपोर्ट के भिड़ जाएं। लेकिन इस घटना के बाद क्या आप एक युद्ध आता हुआ देख रहे हैं करीब? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अभी बातचीत हो रही है कि क्या जांच के बाद क्या निकलता है। अभी जब पिछला बार जब अटैक हुआ है तो तकरीबन 14 दिन बाद ईरान का रिस्पांस आया था, एकदम से रिस्पांस नहीं आया था, तो समय लगता है इस चीज़ में। दूसरी बात यह कि उनके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है। ईरान अभी तक जो युद्ध करने में सक्षम है वो है प्रॉक्सी वॉर करता रहा ईरान, हमास, हुती, हिजबुल्लाह के द्वारा। डायरेक्ट वॉर करने में एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि दोनों देशों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, मिनिमम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, 1100-1200 लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास का, 10-90 के आसपास। तो यानी कि जी 1100, तो यानी कि वो ग्राउंड फोर्सेस पे तो अटैक हो नहीं सकता। हमले जो होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, वह तो एयरफोर्स के द्वारा या मिसाइल के द्वारा होगी, तो इनडायरेक्ट वॉर चलेगी। तो ये लेकिन सोई सर, अभी तो ईरान ने अटैक किया था जिस पर इजराइल ने रिटेलिएट किया। ईरान ने हमले की शुरुआत तो कर ही दी थी। हाँ, नहीं, वो हमले की शुरुआत तो करना था, क्योंकि जब उनके काउंसलेट में हमला किया गया था और वो जब उनके कर्ज के कमांडर और जो बाकी ब्रिगेडियर काफी लोग मारे गए थे, जिसको ईरान ने अपनी एरिया में अटैक माना था, तो उन्होंने सेनाओं का मोराल रखना, अपनी जनता का मोराल रखना, अगर तब कुछ नहीं करते तो क्या हम मुंह दिखाते कि भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठे हुए, कि वहाँ हमारे कमांडर्स को मार गए इजरायली अंदर आके, और आप कोई बदला भी नहीं ले रहे। अब चाहे वो उसका इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब ईरान की धरती से मिसाइल उड़ के इजराइल की तरफ गए तो वहां पर एक तरह से उनकी तालियां बज गई, वाहवाही हो गई कि हाँ भैया इन्होंने बदला ले लिया। और वहां पे प्रोपेगेंडा जो भी हुआ है कि भाई वहां पे उनके एयरपोर्ट, हमने इजराइल के एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा दिया, उनकी बेसिस को नुकसान पहुंचा दिया, ऑन ग्राउंड 90% मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, हम सबको मालूम है। तो ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों को एक दिखाना भी था। इजराइल का भी जो एक्शन था वो इतना ताकतवर नहीं था कि जितना करने में वो सक्षम है, क्योंकि शायद वो ये जो एंगल आ रहा है वो लंबे समय की सोचते हुए कि रईसी को खत्म किया जाए, उनके और कमांडर्स को खत्म किया जाए, क्योंकि जब कमांडर्स खत्म हो जाते हैं तो लड़ने की क्षमता में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक वैक्यूम जो आता है, अगले कमांडर को लोग एक्सेप्ट करते हैं। अभी वहां पर पावर गेम चालू हो जाएंगे, इलेक्शन 50 दिनों बाद इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं राष्ट्रपति का। पावर गेम की आपने बात की है सर, लेकिन आपने उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं उस पर भी रॉबिन सर और जेके त्रिपाठी सर के पास जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछ ही लेता हूं जल्दी से। आपने कहा कि अपने लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। जैसे पुलवामा में जब अटैक हुआ तो भारत के लिए जरूरी था कि भारत की सरकार इसका बदला ले, जब उरी में अटैक हुआ तो ये जरूरी था भारत की सरकार इसका बदला ले, जो हमारे आर्म फोर्सेस ने करके दिखाया। तो आज की तारीख में एक बड़ा तबका ईरान के अंदर ऐसा होगा जो ये मान रहा होगा कि इसमें इस्राइल और अमेरिका का हाथ है। और ईरान से जो कुछ मीडिया हवाले रिपोर्ट से जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि बैन की वजह से, बैन जो इंपोज किया गया था ईरान की वजह से, उसकी वजह से उस खराब हेलीकॉप्टर या फिर वो पुराने हेलीकॉप्टर में उड़ना मजबूरी थी। तो एक बदले का जो भाव इस वक्त ईरान में भर रहा है या भर चुका है, उसको कैसे टैकल करेगा ईरान, या फिर उसका परिणाम क्या होगा सर? नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हो ये तो भावना है। तो कहीं ना कहीं अपनी जनता को मुंह दिखाने के लिए या उनका खुश करने के लिए इस तरह का कहीं ना कहीं फिर हो सकता है मिसाइल अटैक करे, जो कि इनएफेक्टिव होगा। सब जानते हैं कि अगर रशिया अमेरिका की बेसिस है, इंग्लैंड सपोर्ट में है, पूरा सैटेलाइट के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा नज़र रखी जा रही है, उनके मिसाइल्स की मूवमेंट होगी। तो आज देखना पड़ेगा कि ईरान में कितनी क्षमता है, क्या वो करने में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने में सक्षम है। हो सकता है एक्शन करे,
पर वो अगर इफेक्टिव नहीं है तो ठीक है, उसके बाद इसराइल भी 2-4 मिसाइल फायर कर देगा और दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन एक जो बात है वो है इनडायरेक्ट वॉर की। क्या वो इनडायरेक्ट वॉर और बढ़ेगी? क्या हूथी और आक्रामक होंगे? क्या हिजबुल्लाह और आक्रामक होने की कोशिश करेगा? क्योंकि आज पहले ही अगर यहाँ पर रेड सी का प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरी अगर पर्शियन गल्फ की तरफ भी प्रॉब्लम आ जाती है, ईरान के द्वारा अगर उधर से ब्लॉक कर दिया जाता है, तो पूरी दुनिया में जो आज जो इकोनॉमी है और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको लेकर काफी बड़ी संख्या में हाहाकार मच सकता है। वो एक इनडायरेक्ट वॉर की तरफ शायद मुझे लग रहा है खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। विवेक जी, बिल्कुल, प्रॉक्सी वॉर का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है और इंटेंस हो सकता है प्रॉक्सी वॉर। रॉबिन सर के पास आ रहा। रॉबिन सर, आप क्या इसके आउटकम देख रहे हैं आज की घटना के बाद और जो भी चर्चा भी आपने सुनी? नो थैंक यू। नो, मैं इसको दो डायमेंशंस में देख रहा हूँ। जैसे जनरल सोई ने बड़ा सही बताया कि मिडिल ईस्ट और वाइडर रीजन में क्या है। मैं दूसरे पहलू की बात करता हूँ कि ईरान के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस डेथ के कारण जो कुछ मेंशन भी हुआ था, ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। पहली बात अभी एक एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफिस लेगा और 50 दिन के अंदर इलेक्शन होनी है, नेशन वाइड इलेक्शन होनी है। आपको याद होगा शायद 21 में जब इलेक्शन हुई थी, देश कितना बटा हुआ था। उसके बाद हिजाब की प्रोटेस्ट ये वो लेकर के और ऑपोजिशन ग्रुप्स वगैरह भी है। तो 50 दिन बाद जो इलेक्शन होनी है, उसी में ईरान के ये जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो रिलीजियस हैं, जो अभी जो पावर स्ट्रक्चर में हैं, ये लोग उसमें ऑक्यूपाई हो जाएंगे, फंस जाएंगे, या इनको वहां एंगेज होना पड़ेगा। और कौन सा कैंडिडेट आएगा जो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया जाएगा इस पार्टी की तरफ से, राइट। तो पावर स्ट्रगल आपस में बढ़ेगी कि भाई कौन प्रेसिडेंट हो का कैंडिडेट हो, दैट्स वन। सेकंड, उसको जीतना है। उसके जीतने के लिए जैसे भी आप चाहे शैम डेमोक्रेसी करिए, जैसे भी करिए, आपको कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस दिखाना है। तो ईरान फिर इंटरनली ज्यादा फंस जाएगा। एंड देन जो इनका जो सुप्रीम लीडर है, आपने ओपनिंग में कहा था, या हमारे किसी एमिनेंट पैनल ने कहा था, ही इज 85 years old, आप ही ने कहा था, राइट। अभी तक ये माना जा रहा था कि शायद रईसी नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बनने के रास्ते पर था। तो अब अगर रईसी हट गया तो फिर वो जो रेस है वो भी थोड़ी गड़बड़ा जाएगी ना, कि 2-3 और है, कौन है, कैसा है, इत्यादि। तो इन सब चीजों को लेकर के ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी, ईरान के अंदर कयास के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो वंस अगेन डेफिनेटली यस इजराइल को हेल्प करते हैं, अमेरिका को हेल्प करते हैं। क्योंकि ईरान की अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो चांस ये होगा कि फिर जो अपोनेंट्स हैं इस प्रेजेंट रिजीम के, वो सत्ता में ना आ भी पाए, तो इस रिजीम की वो पावर को काफी कुछ चैलेंज कर देंगे। तो ईरान के अंदर बहुत बड़े प्रश्न उठ गए हैं। एंड देन साइमल्टेनियसली ईरान के बाहर जो हो रहा है, ईरान के बाहर में ईरान कितना अगर आपने रिटेलिएट करना भी हो तो आपको अपना घर ऑर्डर में चाहिए होता है ना, भाई ठीक है, घर में सब ऑर्गेनाइज्ड है, मैं बाहर जा रहा हूं। जब घर के अंदर ये सारी केओस चल, या सर पूरा कर लीजिए जल्दी से। हाँ श्योर, एग्जैक्टली। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर आपके घर के अंदर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप एक एक्सटर्नल अटैक कैसे करेंगे। उसमें एक वेरिएंट हो सकता है, हाँ, अगर आता है कि यस इजराइल का हाथ है, हो भी सकता है कहीं से इनको कुछ प्रूफ या अंदाजा मिल जाए, तब क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो बाय एयर तो ज्यादा नहीं, हिजबुल्लाह अगर एनर्जाइज कर दे ईरान बड़े रूप से, क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह फुल फ्लेज्ड वॉर में नहीं आया है, वो एक वेरिएबल है जिसके चलते इजराइल को एक बहुत बड़ा खतरा होगा। अदरवाइज इजराइल को कोई ज्यादा खतरा होता नहीं दिखता, इजराइल को पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूं, बट रीजन तो ओवरऑल और ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, चुनौती ईरान के लिए बढ़ गई है। जेके त्रिपाठी सर, ईरान के सामने अब चुनौती यह है कि वो इस मामले में रिटेलिएट करे। अब हादसा है तो फिर क्या ही रिटेलिएशन होगा, लेकिन अगर इजराइल का हाथ सामने आता तो रिटेलिएशन तो एक बहुत बड़ा सवाल होगा। दूसरा ये कि स्टेबिलिटी की बात जो रॉबिन सर कह रहे हैं, वो कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त ईरान के लिए। देखिए, मैं आपके दूसरे प्रश्न को पहले लेता हूँ जी, कि स्टेबिलिटी अभी वहाँ पर एक वैक्यूम की हालत बनी है। 50 दिन में कौन होगा राष्ट्रपति, ये अभी पता नहीं ना, अभी उनके पास सोचने का वक्त है। और तो इसके साथ ही साथ उनको एक नया विदेश मंत्री भी तलाशना होगा, क्योंकि ये जो विदेश मंत्री थे अब्दुल्लाहियान, ये प्रोफेशनल डिप्लोमेट थे। ही वॉज लाइक आई मीन फेमस फॉरेन मिनिस्टर, like that of Russia, like that of China, like that of India.
तो एक वहाँ पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ठीक है, अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के कंजम्पशन के लिए उनको वो करने के लिए ईरान कुछ रिटेलिएट कर देगा, लेकिन एक फुल फ्लेजेड वॉर बहुत बड़ा हो इसकी अभी संभावना नहीं है। आपने देखा है रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो इतने सालों से चल रहा है, तीसरा साल है, लेकिन अभी उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मैं कह रहा हूँ यूरोपियन यूनियन या अमेरिका का नहीं हुआ है। और इस सब मामले की चाबी जो है अमेरिका के पास है। इस सब के बावजूद कि अमेरिका की इकनॉमी घट रही है, ये हो रहा है, अमेरिका इस इलेक्शन ईयर में बाइडेन नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर फिर से ये आरोप लगे कि बॉडी बैग्स में हमारे लोग वापस आ रहे हैं और इससे इकोनॉमी कोई भी देश वार करता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा निकट भविष्य में, कम से कम। जी ठीक है, लेकिन ये जो अब मैं इसके एक और पैराडाइम शिफ्ट करता हूं, मैं ईरान के उत्तराधिकारी की बात या रईसी के उत्तराधिकारी की बात करता हूं। जैसे मोहम्मद मुखाबर जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे, अंतरिम राष्ट्रपति हो जाएंगे मोहम्मद मुखाबर। इसके अलावा जो सुप्रीम लीडर खामनेई हैं वो 85 ईयर्स के हैं। तो ये जो पावर टसल अब ईरान के अंदर चलेगा, ईरान का राजनीतिक इतिहास क्या बताता है? क्या ईरान के लिए आगे की राह आसान है? त्रिपाठी सर, देखिए, कंटेंशन में सिर्फ वही नहीं है, मुखब्बर ही नहीं है, बल्कि कंटेंशन में खुमनेई का बेटा जो है वो भी है। सोई सर, जैसा कि मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा था, मैं रॉबिन सर से भी ये सवाल ले लूंगा, लेकिन अब ईरान का जो फॉरेन स्ट्रैटेजी है या फिर विदेश रणनीति है वो किस तरह की रहेगी, और क्या ईरान के लिए इतना बड़ा सेटबैक है कि उसे 1-2 साल अब खुद को स्टेबल करने में लगेगा, क्योंकि पावर टसल अब उनके अंदर भी चलेगा, जैसे कि त्रिपाठी सर भी बता रहे थे। सोई सर। नहीं, बिल्कुल ऐसा कि जैसे ईरान के भी अपोजिशन ग्रुप है, पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान है, फिर उनका सुन्नी ग्रुप है, जैशल अदील सुन्नी ग्रुप है जो पहले भी अटैक्स करते रहे। तो अभी इस समय में कोई भी इंसान जब वहाँ पे इलेक्शंस का टाइम आता है तो आरोप प्रत्यारोप और हर तरह की बातें चलती हैं और हर आदमी गद्दी पर बैठना चाहता है, और कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी कि कौन बैठे, क्योंकि रईसी भी पहले आप देखिए 2019 में हार गए थे इलेक्शन, बाद में 21 में जीत कर आए थे, वो 17 में हार गए थे, 21 में जीत कर आए थे वो इलेक्शन, दूसरे बार में जब लड़े तब जीते थे। तो ये वहाँ पर भी ये सब गेम चलेंगे, लेकिन अभी देखा जाए तो एक वैक्यूम आया है। लेकिन ईरान का जो इस समय में सीन है उसकी जो बिगर इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें बदलाव नहीं आएगा। ईरान विद रशिया, ईरान चाइना के साथ, ईरान जो बाकी हिजबुल्लाह, हुती, हमास, इन लोगों का जो सपोर्ट हो रहा है, ईरान की जो बेसिस है सीरिया में, इराक में, जो वहाँ पर जो उनका जिस प्रकार से एक्शन चलते रहे, ये एक्शन चलते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि रशिया और चाइना यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि किस प्रकार से पश्चिमी देश, जहाँ पर अगर अमेरिका और इजराइल जो काम कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से यहाँ पर अटका के रखा जाए, और थ्रू ईरान, अगर ईरान के प्रॉक्सी हैं तो ईरान के उनके प्रॉक्सी के तौर पे यहाँ पर काम चलेगा उनका, कि किस प्रकार से ये इजराइल को और अमेरिका को यहाँ पे फंसा के रखे। तो ये जो बात देखते हुए उस रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं आएगा, वही डायनेमिक्स चलते रहेंगे, और जो सुपर पावर के जो सुप्रीमेसी के जो गेम्स हैं वो जारी रहेंगे। विवेक जी, सुप्रीमेसी के गेम्स जारी रहेंगे। मैं इस पर इंटरनेशनल डायनेमिक्स पर जाता हूं। रॉबिन सर, आपसे समझना चाहेंगे, और मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के, जो कि ये जानना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में क्या रिएक्शंस है इस बात को लेकर, वेस्टर्न वर्ल्ड क्या सोच रहा है, क्या पश्चिमी देशों में इस बात को लेकर घबराहट है कि अगर ये हादसा या जो कुछ भी है इसके कुछ बड़े रिपरकशंस हो सकते हैं? रॉबिन सर। देखिए, वेस्टर्न मीडिया में जो भी नैरेटिव आ रहा है, जो भी खबरें आ रही हैं, उनके हिसाब से तो वो केवल एक ही एंगल अभी कवर कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ है। जितनी भी आप रिपोर्ट्स देखेंगे उसमें एक्सीडेंट हुआ है, वेदर की कंडीशन से या टेक्निकल फॉल्ट, यस टेक्निकल आ रहा है कि ये पुराना हेलीकॉप्टर है, क्योंकि सैंक्शंस में था तो इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते थे। तो ये तो बड़ी ही अजीब बात है कि प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर, खटारा हेलीकॉप्टर काइंड्स। तो वेस्टर्न मीडिया में फिलहाल जो कवरेज आ रही है वो यही आ रही है कि वेदर और या नेचुरल फॉल्ट्स या पायलट एरर जो भी इस कारण हो। वेस्टर्न मीडिया में कहीं ये ज़्यादा नहीं आ रहा, बहुत ही हल्का आ रहा है फिलहाल कि क्या इसमें इजराइल का हाथ है। अभी तक वेस्टर्न मीडिया इस इशू को ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा है।
बट यस वो हाईलाइट कर रहे हैं कि ईरान के अंदर क्या होगा, अगले 50 दिन में इलेक्शन होनी है और ईरान के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी, ईरान के अंदर कितना कयास होगा। और ये भी अटकलें आ रही है वेस्टर्न मीडिया में और हम समझ भी सकते हैं ये भी हो सकता है कि ये घड़ी ईरान के लिए बहुत बड़ी खतरे की है और कुछ हद तक ये भी हो सकता है ईरान में आप एक रेवोल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ईरान का पब्लिक ओपिनियन कितना हार्डलाइनर्स को सपोर्ट करता है। और आंकड़े अगेन वेस्टर्न मीडिया बार बार ये कह रहा है कि ईरान की जो इलेक्शंस होती हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज कम होती जा रही है और जो 21 में इलेक्शन हुई थी रईसी की उसमें तो हिस्टोरिकल लो था वोट्स का। तो वेस्टर्न मीडिया ये एस्टिमेट कर रहा है कि ये जो सारा हादसा हुआ, 50 दिन में इलेक्शन होनी है, पावर वैक्यूम जैसे हम बात कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन होना है और जो अपोनेंट्स हैं हार्डलाइनर रेजीम के, हो सकता है उनको मोमेंटम और ट्रैक्शन मिल जाए तो ईरान में एक तरह का तख्ता पलट का माहौल भी आ सकता है। परंतु वेस्टर्न मीडिया में इजराइल का हाथ इस हादसे में उसकी कोई कवरेज फिलहाल बहुत ही कम हो रही है।